आज मैं आपसे और सुप्रीम कोर्ट से हमारे स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो बेजुबान हैं, अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, उनकी आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोर्ट ने फैसला किया कि हम अपने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में भेज दें। इसका मतलब क्या निकाला गया? लोहे के सरिये से स्ट्रीट डॉग्स की गर्दन को बेरहमी से पकड़कर बिलखते बेजुबान जानवरों को सलाखों वाली बंद गाड़ियों में भर भर कर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से और डॉग्स पर गुस्सा निकालने वालों से कहना चाहता हूं कि शेल्टर में छोड़ दिया जाए, यह कहा और हो गया, यह संभव नहीं है। पूरे देश में एक भी सरकारी शेल्टर नहीं है। 5 राज्य सरकारों ने लिख कर दिया कि डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए शेल्टर्स कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। शेल्टर्स को लेकर कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फिगर्स मेनका गांधी ने कंपाइल की हैं। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। आज जेएनयू की जमीन से एक बार फिर मुल्क के खिलाफ आवाज उठाई गई। आज जेएनयू को एक बार फिर से बदनाम किया गया। जिस जेएनयू में 10 साल पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, आज फिर उसी कैंपस में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे खुलेआम लगाए गए। नारे लगाने वाले उन्हीं संगठनों से जुड़े हैं जिन्होंने देश के टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए थे। ये वही लोग हैं। जेएनयू में लेफ्ट फ्रंट के छात्र नेताओं ने, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ने अपने सपोर्टर के साथ जमकर नारेबाजी की और इनकी नाराजगी की वजह थी कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन गुस्सा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर उतारा गया। मोदी और अमित शाह की मौत की कामना की गई। क्या विरोध करने का यह तरीका ठीक है? क्या विचारधारा के विरोध का मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मौत की कामना है? क्या छात्र नेता अपनी हदें पार कर रहे हैं? क्या जेएनयू अब अर्बन नक्सल का अड्डा बन गया है? जेएनयू प्रशासन अब क्या एक्शन ले रहा है और राजनीतिक पार्टियां इस इशू पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि कल रात जेएनयू में हुआ क्या। कल रात जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर आयशा और एसएफआई के स्टूडेंट लीडर्स ने एक मीटिंग बुलाई। इसे नाम दिया गया गुरिल्ला ढाबा। बताया गया था कि छात्र संगठनों के लोग साबरमती हॉस्टल के बाहर 2020 में जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हुए हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब भीड़ जुटी तो समझ आया कि विरोध प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के खिलाफ था। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज इलेक्शन कमीशन ने यूपी की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। पिछली वोटर लिस्ट में यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट के नए ड्राफ्ट में 12,55,00,000 नाम ही रह गए हैं। यूपी में 18.70% वोटर कम हो गए हैं। 18.70% वोटर कम हो गए हैं। यानी यूपी में वोटर की संख्या 2012 के असेंबली इलेक्शन से भी कम है। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में 12,74,00,000 वोटर थे, अब 12,55,00,000 रह गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के सीईओ नवदीप रणवा ने बताया कि जिन 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं, उसमें 2,17,00,000 ऐसे हैं जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 25,47,000 ऐसे थे जिनके एक जगह से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम थे, जबकि 46,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है। जिनका नाम कटा है वो अगले 30 दिन में फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग नोटिस देगा, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकेगा उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़े फैसले किए। अब यूपी में पैतृक संपत्ति सिर्फ 5,000 रुपए की फीस देकर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर की जा सकेगी। अब तक यह सुविधा सिर्फ घर और खेती की जमीन के लिए थी, लेकिन अब कमर्शियल प्रॉपर्टी भी 5,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी और 5,000 रुपए की फीस देकर ब्लड रिलेशन वालों को ट्रांसफर की जा सकेगी। इस फैसले से प्रॉपर्टी आसानी से ट्रांसफर होगी, न ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी, न तहसीलदार के चक्कर लगाने होंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मनरेगा की जगह बनी नई स्कीम जी राम जी यूपी में पूरी मजबूती के साथ लागू की जाएगी और इस योजना से यूपी को केंद्र सरकार से मनरेगा के मुकाबले 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर बंगाल के जेन्युइन वोटर्स के नाम काट दिए हैं। वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, इसलिए एसआईआर का प्रोसेस फिलहाल रोक देना चाहिए। आज एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। इस याचिका में कहा गया कि एसआईआर का प्रोसेस कानून के साथ साथ खुद चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस के खिलाफ है। चुनाव आयोग इसके लिए खुद अपने स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा। इससे आम लोग परेशान हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर वाजिब वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग आदेश जारी करने के बजाय व्हाट्सएप पर एसआईआर में लगे कर्मचारियों को डायरेक्शंस इशू करता है। यह ठीक नहीं है। अब बात महाराष्ट्र की। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त महानगर पालिकाओं के चुनाव का जबरदस्त शोर है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं में महायुति का ही मेयर बनेगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। फडणवीस ने कहा कि मुंबई में बीएमसी का मेयर भी हिंदू होगा, मराठी होगा और बीजेपी का होगा। आज हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने देवेंद्र फडणवीस से लंबी बात की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में फडणवीस ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे ने भले ही अलायंस कर लिया हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग समझ चुके हैं इन लोगों ने जनता को सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ झूठ बोला और अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साथ आ गए हैं। आज बीडीडी चाल में रहने वाले जो 120 स्क्वायर फुट में रहता था, ऐसा मराठी आदमी, उसको 600 स्क्वायर फुट का मकान दे दिया, डिलीवर कर दिया। ये हमने किया। बताइए ऐसा एक प्रोजेक्ट, उद्धव ठाकरे जी एक प्रोजेक्ट बताए? कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। आज मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने मदुरई में पहाड़ी पर बने मंदिर में दीप जलाने की परमिशन दे दी। हालांकि हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी पहले भी दी थी, लेकिन सिंगल जज के उस फैसले को तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन आज 2 जजों के बेंच ने उस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि सिंगल बेंच का फैसला बिल्कुल सही था। इस मुद्दे को बिना वजह सियासी रंग दिया जा रहा है। मंदिर में कार्तिकेय दीप जलाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार सुरक्षा का इंतजाम करे। आज बांग्लादेश से एक बार फिर बुरी खबर आई है। कल रात बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। ढाका के पास नरसिंगड़ी में 40 साल के शरद चक्रवर्ती पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने धारदार हथियारों से हमला किया और फिर उनका गला काट दिया। इससे कुछ घंटे पहले जैसोर में राणा प्रताप बैरागी की हत्या कर दी गई थी। बैरागी जैसोर जिले के अरुआ गांव में एक आइस फैक्ट्री के मालिक थे और वो एक अखबार भी चलाते थे। नेपाल से जो खबर आई वो भी अच्छी नहीं है। नेपाल में पहली बार हिंदू और मुसलमान टकराव के लिए आमने सामने आ गए। वीरगंज जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा।
असल में 2 दिन पहले बीरगंज के जनकपुर इलाके में टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई। अब आपको ईरान की तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान में पिछले 10 दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रोटेस्ट और तेज हो गए हैं। राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान, शिराज और कुम जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़क गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया।